बोझ। राधिका ख्यालों में गुम बालकनी में बैठी दूर रास्ते में आते जाते लोगों को निहार रही थी। तभी अनीता जी आ गई और कहने लगी, राधिका, रिश्तों में आगे बढ़कर खुद हालचाल लेने से इंसान नीचे नहीं गिर जाता। जरूरी नहीं है कि पति के अनुसार ही तू बर्ताव कर, ऐसा करने से रिश्ता टूट जाएगा। मेरी मान, तू अभी दामाद समीर को फोन कर ले, रिश्ते टूटने में ज़्यादा देर नहीं लगती। राधिका, रिश्ते जुड़ने में वर्षों लग जाते हैं। माँ की बातें सुन राधिका ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे अनीता उसे फिर समझाने लगी, पति की चार बातें सुन ही लेगी तो क्या चला जाएगा, और झगड़ा किस परिवार में नहीं होता बता तो। अब माँ की बातों पर सहमति जताते हुए भैया शुभम कहने लगा, मम्मी, जरूर राधिका की भी गलती रही होगी, तभी तो देखिए कैसे शांत बैठी है। और वैसे भी ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। माँ और भाई की बातों पर राधिका का मन झल्ला पड़ा कि उन्हें कैसे समझाए कि वहाँ उसके साथ क्या क्या बीत रहा था। बिना किसी गलती के वह सजा काट रही थी। और क्या वह यहाँ अपनी मर्जी से आई है? नहीं, बल्कि उसे भगाया गया है। तो क्या वह इतनी गिरी पड़ी औरत है कि फिर उस दरवाजे पर अपनी नाक रगड़ने जाए? बोलती क्यों नहीं? क्या तेरी गलती नहीं थी? अनीता जी ने जब फिर वही बात दोहराई तो राधिका तिलमिला उठी। हाँ, सारी गलती मेरी ही है। आप सबकी नज़र में आज भी मैं ही गलत हूँ, और वह इंसान जो आए दिन मुझ पर जुल्म ढाता रहता था वह सही। बोलते बोलते राधिका की आंखों से भर भरा कर आंसू टपकने लगे। अगर मैं आप सब के लिए बोझ बन चुकी हूँ तो चली जाती हूँ यहाँ से भी, कहकर वह बाथरूम में चली गई। मन तो कर रहा था उसका अभी इसी वक्त खुद को ख़त्म कर ले, क्योंकि कोई नहीं है जो उसकी बात समझ सके, बल्कि सब के सब उसे ही दोष देने में लगे हैं। सोचा था कम से कम माँ तो जरूर समझेंगी उसे, पर वह भी उसमें ही दोष निकाल रही है। चाहती है फिर से जाकर पति के पैरों में वह गिर पड़े, लेकिन अब उससे यह नहीं होगा, क्योंकि बहुत सह लिया उसने अत्याचार। लेकिन रोज रोज के उल्हाने और यह एहसास दिलाना कि गलती उसकी भी है। उसे अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। राधिका के बर्दाश्त के बाहर होने लगा था। कई बार सोचा कहीं चली जाएगी, नहीं रहेगी अब यहाँ, पर कहाँ जाएगी वह? कोई और ठिकाना है क्या? बहुत कुछ सोचकर यहाँ टिकी हुई थी, लेकिन आज माँ और शुभम की बातें उसके दिल में हथौड़े की तरह बरसने लगा था। माँ कहती है औरतों में सहन शक्ति होनी चाहिए, ऐसा अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए उसे। यहाँ तो क्या वह जुल्म सहती रहती? आए दिन शराब पीकर मारपीट गाली गलौज, आखिर कितना सहती वह? और कब तक? आखिर वह पति का घर छोड़कर मायके आ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह घर भी उसके लिए पराया हो चुका है। लड़की का अपना घर कौन सा होता है, यह बात आज तक बेटियां समझ नहीं पाई। बचपन से ही लड़कियों के दिमाग में यह बात बिठा दी जाती है कि तुम तो पराई हो, एक दिन अपने घर चली जाओगी। लेकिन बेटियां ही पराई क्यों हो जाती हैं, बेटे क्यों नहीं? जबकि जन्म तो दोनों ने एक ही माँ के पेट से लेते हैं। फिर यह पक्षपात क्यों? क्यों बेटियां किसी की अमानत समझकर पाली जाती हैं, जबकि बेटे को परिवार का वंश समझा जाता है? ससुराल में भी लड़कियों को पराई घर की बेटी कहकर बुलाया जाता है। जहाँ एक लड़की शादी करके जाती है, वह घर भी या तो उसके पति का होता है या सास ससुर का। फिर लड़कियों का अपना घर है कौन सा? यह सारे सवाल राधिका के दिल में कुलबुलाते रहते। राधिका के लिए अपने माँ के घर में रहना अब गंवारा नहीं था, और यहाँ के अलावा अब एक ही ठिकाना बचा था उसके पास, उसकी प्यारी सखी रेशम का घर। कई बार वह उसे अपने घर आने के लिए बोल चुकी थी, लेकिन गृहस्थी की झंझटों में राधिका ऐसी उलझी थी कि कभी जाने का मौका ही नहीं मिला। अपनी प्यारी सहेली की आने की खबर सुनकर रेशम बहुत खुश हो गई थी। वह खुद उसे स्टेशन पर लेने आई थी और कहा था कि कोई चिंता की बात नहीं है, वह जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। राधिका की दुख भरी कहानी सुनकर रेशम को भी बुरा लगा था, लेकिन राधिका को नहीं पता था कि यहाँ भी उसे चैन से रहना मुश्किल हो जाएगा। रेशम के पति
दीपेश की गंदी नजरें लगातार उसे घूरती रहती थी। राधिका जितना उससे दूर रहने की कोशिश करती, वह उतना ही उसके करीब आने की फिराक में लगा रहता था। रेशम के सामने तो वह काफी शराफत से पेश आता राधिका के साथ, लेकिन अकेले पाकर वह उसे यहाँ वहाँ छूने की कोशिश करता। कभी उसे अपनी बुलंद बाजुओं में कसकर दबा देता। वह कसमसाई सी उससे छूटकर ऐसे भागती जैसे शिकार शिकारी के पंजों से डर लगने लगा था। पर अब उसे दीपेश के सामने जाने में भी डर लगता। कभी मन करता कि रेशम को सब सच्चाई बता दे, लेकिन फिर यह सोचकर चुप रह जाती कि कहीं वह उल्टे उसे ही गलत समझ बैठी तो, क्योंकि उसका पति उसकी नज़र में दुनिया का सबसे अच्छा इंसान था और अभी उसकी यह स्थिति भी नहीं थी कि सामने वाले पर उंगली उठा सके। इस आड़े वक्त में रेशम ने ही उसका साथ दिया, उसे अपने घर में पनाह दी, तो कैसे वह उसके पति के बारे में कुछ बोल सकती थी। इसीलिए चुप थी और उसकी इसी चुप्पी का फायदा दीपेश उठाने लगा था। जब तब उसके कमरे में घुस जाता और फिर सॉरी सॉरी बोलकर बाहर आ जाता। कई बार उसने देखा उसे अपने कमरे में ताक झांक करते हुए। जिंदगी में एक पति के ना होने से कैसे दुनिया के सारे मर्दों की नज़र एक औरत के लिए गंदी हो जाती है। आज राधिका को यह बात समझ आने लगी थी। कई बार मन हुआ समीर के पास चली जाए, मगर फिर उसकी जातियों को याद कर उसका रोम रोम सिहर उठता और जाने का ख्याल त्याग देती। सोच रही थी कहीं कोई जॉब मिल जाती तो वह अपने रहने का ठिकाना भी तलाश लेती, लेकिन रेशम का कहना था कि अभी इतनी जल्दी क्या है, उसे क्या यहाँ उसे कोई तकलीफ है। पर वह उसे कैसे समझाए, अब उसका यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। उस रात दरवाजा खुलने की आवाज से राधिका चौंक कर उठ बैठी थी। देखा एक चोर की भांति दीपेश उसके कमरे में प्रवेश कर रहा था। पूछने पर कि कुछ चाहिए तो बेशर्मों की तरह हंसते हुए कहने लगा कि उसे लगा राधिका बोर हो रही होगी, इसलिए कंपनी देने चला आया। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जाइए, कहकर दरवाजे की चिटकनी लगाकर राधिका ने चैन की सांस ली थी। लेकिन पानी में रहकर वह मगर के साथ कब तक बैर कर सकती थी। ना चाहते हुए भी साथ में उठना बैठना खाना पीना तो होता ही था। कभी कभी तो दीपेश टेबल के नीचे से उसके पैरों में अपने पैर फंसा देता। उसकी ऐसी हरकतों से राधिका का चेहरा शर्म से नीचे झुक जाता था। घिन आने लगी थी राधिका को अब दीपेश के चेहरे से भी, मगर बर्दाश्त करना उसकी मजबूरी थी। एक रात जाने कैसे दीपेश उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। यह क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे, कहकर वह दीपेश के चुंगल से छूटकर दूर चली गई। लेकिन उसने फिर उसे अपने मजबूत बाहों में दबोच लिया। आवाज सुनकर जब रेशम कमरे से बाहर आई तो अवाक रह गई, लेकिन चालाक दीपेश अपनी पत्नी के सामने बेचारा बनकर सारा दोष राधिका के सर मढ़ दिया और कहने लगा कि वही उस पर डोरे डाल रही थी और आज मौका देखकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगी। कहती रही राधिका कि दीपेश झूठ बोल रहा है, बल्कि वही उस पर गंदी नजर रखता था और आज उसने ही उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। भरोसा करे उस पर, उसने कुछ नहीं किया है। मगर रेशम ने उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं किया और रात को ही उसे अपने घर से निकल जाने का हुक्म सुना दिया। इतना तक कह दिया कि वह आस्तीन का सांप निकली, गलती हो गई उसे अपने घर में लाकर। मगर रेशम ने एक बार भी यह नहीं सोचा कि गलती उसके पति की भी हो सकती है। रोते रोते कहती रही राधिका कि इतनी रात को वह कहाँ जाएगी, सुबह तक की मोहलत दे दे। लेकिन रेशम ने धक्के मारकर उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। इस कुप अंधेरी रात में कहाँ जाती वह। ना तो उसके लिए पति के घर का दरवाजा खुला था और ना ही माँ का। रेशम ने भी उस पर अविश्वास कर उसे अपने घर से निकाल दिया, तो अब उसके पास एक ही रास्ता बचता था, मौत का। वैसे भी अब उसके पास जीने के लिए रखा ही क्या था। वह पागलों की तरह सड़क पर चली जा रही थी मरने के लिए, मगर उसे नहीं पता था कि कुछ गुंडे उसका पीछा कर रहे हैं। मौका मिलते ही सुनसान गली में उन तीनों ने राधिका को धर दबोचा और उसके साथ जबरदस्ती करने लगे।
राधिका जोर जोर से चिल्लाने लगी, मगर इतनी रात गए सुनसान गली में कौन सुनता उसकी आवाज। लेकिन तभी तेज रफ्तार से एक गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। गाड़ी की तेज रोशनी से उन गुंडों की आंखें चौधिया गई। चिल्लाया, कौन है बे? हिम्मत है तो सामने आ। रात के अंधेरे में कुत्ते की तरह भौंकने वाले, हिम्मत है तो तू मेरे सामने आकर भौंक। एक गरजती आवाज सुन तीनों चौंक पड़े, लेकिन सामने एक महिला को देख उनकी हंसी छूट पड़ी, क्योंकि उन्हें लगा एक अकेली औरत क्या बिगाड़ लेगी उनका। पुरुषों की मानसिकता आज भी यही है कि औरत कमजोर अबला नारी होती है, जिसे वह जब चाहे अपने पैरों के नीचे रौंद सकता है। लेकिन उस महिला ने उन गुंडों पर लात घूंसों की बारिश शुरू कर दी। ऐसा परस्त किया दिया तीनों को मार मार कर कि वे वहां से भागने के लायक भी नहीं बचे। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच गई और तीनों गुंडों को घसीटते हुए गाड़ी में बैठा कर ले गई। 36 साल की उस महिला की स्फूर्ति और निडरता देखकर राधिका भी दंग रह गई थी। घर से भाग रही थी या किसी नदी नाले में कूदकर मरने जा रही थी। ऊपर से नीचे तक राधिका को घूरते हुए जब उस औरत ने पूछा तो वह सहम उठी। इसका मतलब मैं सही हूँ, चलो बैठो गाड़ी में, उसने इशारा किया। लेकिन राधिका अब भी वैसे ही अपने आप में सिमटी खड़ी थी। उसे डर लग रहा था कि पता नहीं यह औरत कौन है और उसे कहाँ ले जाएगी। अब किसी पर उसे भरोसा नहीं रह गया था। डरो मत, बैठो गाड़ी में। जब उसने फिर कहा तो राधिका को गाड़ी में बैठना ही पड़ा, क्योंकि चारा भी क्या था उसके पास। कुछ ही देर में गाड़ी एक टावर के पास आकर रुकी। गाड़ी की हॉर्न सुनते ही दौड़कर वॉचमैन ने गेट खोला और अदब से उस महिला को नमस्ते किया। उसका घर 7वें फ्लोर पर था। घबराई सी राधिका यहाँ तक तो आ गई, पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि जाने आगे क्या होगा। कहीं उसके साथ फिर कुछ गलत हो गया तो। लेकिन घर घर में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वह इधर उधर देखने लगी। घर बहुत बड़ा नहीं था, पर बहुत ही अच्छे से सजा हुआ था। दीवारों पर तस्वीरें, खिड़कियों, दरवाजों पर लहराते पर्दे, एक कोने में बिस्तर और एक बेड। कॉफी पियोगी? गैस पर बर्तन चढ़ाते हुए जब उस महिला ने पूछा तो राधिका अकचकाकर उसकी तरफ देखने लगी। जानती हो, चाहे कितनी भी देर हो जाए मुझे घर लौटने में, जब तक एक कप कॉफी बना कर ना पी लूं मजा नहीं आता। पीती तो हो ना कॉफी? हाँ पीती हूँ, सूखते गले से बोलकर राधिका धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। कुछ ही देर में वह 2 कप कॉफी और सैंडविच बना कर ले आई। राधिका को कॉफी पकड़ाते हुए वह अपनी भी कॉफी उठाकर चुस्कियां भरने लगी। मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, क्या नाम है तुम्हारा? उस महिला ने पूछा तो धीरे से राधिका ने कहा, राधिका अच्छा नाम है और मैं देवंजना हूँ। बोलकर वह हंसी। मेरे जानने वाले मुझे अंजना कहते हैं। वैसे राधिका, तुम इतनी दुखी नजर क्यों आ रही हो? क्या कोई समस्या है जिंदगी में? मरने क्यों जा रही थी? सुबह की चाय पीते हुए जब अंजना ने पूछा तो राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। अंजना ने उसे रोने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि रोने से इंसान का मन हल्का हो जाता है। कुछ देर रोने के बाद जब उसका मन जरा हल्का हुआ तो राधिका बताने लगी, ग्रेजुएशन करने के बाद वह आगे और पढ़ना चाहती थी। उसका शुरू से एमबीए करने का मन था। उसकी कई सहेलियों ने भी एमबीए करने का सोच रखा था, इसीलिए वह चाहती थी उनके साथ वह भी उसी कॉलेज में एडमिशन ले ले। मगर राधिका के माता पिता उसकी शादी कर देना चाहते थे। कितना कहा राधिका ने कि उसे आगे और पढ़ने दे, पर उनकी सोच थी कि वक्त के साथ लड़कियों की शादी हो जाए वही अच्छा होता है। कि आगे राधिका की एक न चली। बेटी माँ बाप के लिए एक बोझ से कम नहीं होती, जिसे वह जितनी जल्दी हो सके उतार कर अपना माथा हल्का कर लेना चाहते हैं। अच्छा घर वर मिलते ही राधिका के माता पिता ने उसकी शादी समीर से तय कर दी, जो एक सरकारी विभाग में अच्छे पद पर कार्यरत था। शहर में उसने अपना घर भी बना लिया था, तो और क्या चाहिए था उन्हें। लगा बेटी सुखी रहेगी वहां जाकर, लेकिन उनकी सोच गलत थी। अच्छी नौकरी और बड़ा घर होने से लोगों के विचार भी अच्छे और बड़ा दिल बड़ा नहीं हो जाता।
ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद ही राधिका को पता चल गया कि समीर अच्छा आदमी नहीं है। शराबी तो वह है ही, कई औरतों के साथ भी उसके नाजायज संबंध हैं। शराब पीना, औरतों के साथ रातें गुजारना उसकी आदतों में शामिल है। उसके किस्से सिर्फ घर वालों को ही नहीं बल्कि मोहल्ले भर में भी सब जानते थे। यह जानते हुए कि समीर एक नंबर का अय्याश इंसान है, उसकी शादी करा दी गई। एक दिन जब राधिका ने इस बात पर लड़ाई की और कहा कि जब बाहर की औरतों के साथ ही संबंध रखना था तो फिर उससे शादी क्यों की, इस बात पर समीर ने उसे मारा, यह कहकर कि वह मर्द है, जो चाहे कर सकता है। गुस्से में राधिका ने अपनी सास से कहा भी कि जब उन्हें पता था उसका बेटा शराबी है, कई औरतों से उसके संबंध हैं, तो फिर क्यों उसने उसकी जिंदगी बर्बाद की, क्यों नहीं बताया सब कुछ, क्यों अपने बेटे की गंदी आदतों को छिपाया। सास रोते हुए कहने लगी कि उसे लगा था शादी के बाद उसका बेटा सही रास्ते पर आ जाएगा। एक माँ होकर जब आप अपने बेटे को सही राह पर नहीं ला पाई, फिर मुझसे कैसी उम्मीद लगा लिया कि मैं उसे सही राह पर ला सकती। सास के पास कोई जवाब नहीं था। बेटे के आदतों से त्रस्त राधिका की सास अपनी बेटी के पास रहने चली गई। लेकिन राधिका कहाँ जाती, रोज रोज शराब पीकर आधी रात को घर आना और कुछ पूछने पर उल्टे राधिका को मारना, गंदी गंदी गालियां देना समीर की आदत बन चुकी थी। कभी कभी तो बिना बात के ही वह राधिका को मारने और गालियां देने लगता था। राधिका को वह अपने पैरों की जूती के बराबर समझता था। समीर यह सोचकर अपनी पत्नी पर जुल्म ढाता कि वह मर्द है और जो चाहे कर सकता है। राधिका पर उसका अत्याचार रोज रोज बढ़ता ही चला जा रहा था। जब राधिका रो रो कर अपना दर्द माँ को बताती तो उल्टे वह उसे ही समझाने लगती कि मर्द ऐसे ही होते हैं, औरतों को संभालना आना चाहिए। एक रात एक महिला की बाहों में झूमते हुए जब समीर घर आया और कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा लगा लिया तो राधिका अंदर तक सुलग उठी। कैसे एक पत्नी यह बर्दाश्त कर सकती थी कि उसका पति उसके ही सामने इतना कैसे गिर सकता है यह इंसान। राधिका बड़बड़ाई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। गुस्से में समीर बाहर आया और गुस्से में राधिका को घर से बाहर निकाल दिया कि अब ना तो उसकी जिंदगी में और ना ही इस घर में उसके लिए कोई जगह है। रोती चीखती रही वह, दरवाजा पीटती रही, पर समीर ने दरवाजा नहीं खोला। आस पड़ोस वाले सब देख रहे थे, मगर उन्हें क्या जरूरत थी किसी के घरेलू मामलों में दखल देने की। सो सब तमाशा देख अपने अपने घर चले गए। घंटों वह दरवाजे के बाहर सिसकती रही, पर समीर ने दरवाजा नहीं खोला। फिर क्या करती वह? फिर वह मायके आ गई, लेकिन यहाँ भी उसका वास नहीं हुआ। माँ बात बात पर समझाती रहती कि वह अपने घर लौट जाए, क्योंकि वे कब तक उसका बोझ उठा पाएंगे। भाई बढ़ते खर्चे को लेकर अलग सुनाता रहता था और भाभी तो उसे देखना तक नहीं चाहती थी। सोचती कब वह उस घर से निकल जाए। आखिर हम औरतों की स्थिति इतनी बदतर क्यों है? हमें ही क्यों सब सहना पड़ता है? राधिका बोली। राधिका की दर्द भरी कहानी सुनकर अंजना को बहुत दुख हुआ। बोली, लेकिन यह कौन सी नई बात है राधिका? मर्द तो शुरू से ही औरतों पर राज करते आए हैं, उसे अपना गुलाम समझते आए हैं, चाहे बाप हो, भाई हो या पति। सबने औरतों को दबा कर रखना चाहा। जो दब कर रही वह सावित्री कहलाई और जो नहीं दबी वह बदचलन बन गई। लेकिन आज इस बात पर भी गौर करने की है कि खुद औरतें इस बात से इनकार करती हैं कि पति उस पर जुल्म करता है। पूछो तो यही जवाब मिलेगा कि यह उनके घर का मामला है, आप रहने दो। चाहे पति मारे पीटे जान ही क्यों ना ले ले, पर कई औरतों के लिए उसका पति देवता है, परमेश्वर है। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें उसी दिन पति का घर छोड़ देना चाहिए था जब उसकी करतूतों का तुम्हें पता चला था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हें लगा एक दिन वह सुधर जाएगा। आपकी एक एक बात सही है, लेकिन दुख तो मुझे इस बात का है कि मेरे माँ बाप ने भी मुझे नहीं समझा, वरना मुझे क्यों दर दर की ठोकरें खानी पड़ती। बोलते बोलते राधिका सिसकने लगी। नहीं, रोना नहीं, रोते तो बुज़दिल लोग हैं और तुम तो बहादुर लड़की हो। तुम कमज़ोर
नहीं हो राधिका, यह दिखा दो दुनिया वालों को। और एक बात, तुम मुझे अंजना जी नहीं बल्कि दीदी कहकर बुलाओगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए जब अंजना बोली तो उसे पकड़कर राधिका फूट फूट कर रोने लगी। आज पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उसके दर्द को समझ रहा था, वरना तो सब उसे ही कटघरे में खड़ा किया, यह बोलकर कि गलती उसी की है। बस बस अब रोना बंद करो। राधिका के आंसू पोंछते हुए अंजना बोली, तुमने कहा था ना तुम MBA करना चाहती हो। जी, तो आगे क्या करने का सोचा है, MBA या आत्म? बोलकर अंजना हंसी तो राधिका भी हंस पड़ी। देखो हंसते हुए तुम कितनी प्यारी लग रही हो दीदी। MBA मैं करना चाहती हूँ, सपना है मेरा, लेकिन मैं कोई छोटी मोटी नौकरी करना चाहती हूँ ताकि अपना खर्चा उठा सकूँ, राधिका बोली। राधिका नहीं चाहती थी कि वह अंजना जी पर बोझ बनकर रहे, और अंजना भी नहीं चाहती थी कि उसे लगे वह उस पर कोई एहसान कर रही है। इसीलिए उसके नौकरी करने वाली बात पर उसने हामी भर दी। अंजना अनाथ बच्चों के लिए एक NGO चलाती थी। इसके अलावा वह जरूरतमंदों की भी मदद करती रहती थी। अंजना का बड़े बड़े लोगों से पहचान था, तो उनसे बोलकर राधिका की नौकरी भी लगवा दी और उसका MBA में एडमिशन भी हो गया। जो राधिका पहले हरदम उदास रहा करती थी, अब काफ़ी खुश रहने लगी थी। उसकी नाइट शिफ्ट ड्यूटी होती थी। वह सुबह उठकर अंजना के साथ घर के कामों में हाथ बटाकर कॉलेज निकल जाती, फिर देर रात ही घर वापस आती थी। जिंदगी अब अच्छी लगने लगी थी उसे। MBA की पढ़ाई पूरी होते ही एक बड़ी कंपनी में राधिका की नौकरी लग गई। कल तक यही राधिका, जिसका कोई ठिकाना नहीं था, दर दर भटकने को मजबूर थी वह, लेकिन आज उसके पास सब कुछ है। राधिका और अंजना छोटा सा घर छोड़कर एक बड़े घर में आ गई थी। अब राधिका बस से नहीं बल्कि अपनी गाड़ी से ऑफिस जाने लगी थी। एक दिन यह सोचकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए कि अगर अंजना ना आई होती तो उसकी जिंदगी में या तो वह आत्महत्या कर चुकी होती या रो रो कर अपनी जिंदगी काट रही होती कहीं। लेकिन आज उसकी जिंदगी उमंगों से भरी हुई है। लेकिन एक बात उसे बड़ा दर्द देता था, वह यह कि हरदम हंसने मुस्कुराते और लोगों की मदद करने वाली अंजना कभी कभी उदास क्यों हो जाती है। कई बार पूछना चाहा राधिका ने, पर यह सोचकर रुक जाती कि शायद उसे ठीक ना लगे। उस रात बेड पर दोनों समांतर लेटी हुई थी। बगल में कॉफी का 2 मग रखा हुआ था और दोनों यहाँ वहाँ की बातें कर रही थी। दी, आज भी यह सब सोचकर हंसी आती है कि कैसे आपने उन तीनों गुंडों को पानी पिला पिला कर मारा था, कैसे आपने उन्हें परस्त कर दिया था। आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मैं तो एक को भी ना मार सकूं और आपने 3 को धूल चटा दी, कैसे दी? राधिका ने पूछा। उसकी बात तो पर पहले तो अंजना हंसी, फिर बोली, वह इसीलिए क्योंकि मैंने कराटे का कोर्स किया हुआ है, ब्लैक बेल्ट हूँ मैं, समझी? ओ, तभी अपनी आंख नचाते हुए राधिका बोली, दी एक बात और पूछूं? दी, आज तक आपने शादी क्यों नहीं की? बहुत दिन तक अपने आप को रोके रखने के बाद आज राधिका ने पूछ ही लिया, क्योंकि मेरे लायक कोई मिला ही नहीं और जो मिला वह मेरा हो ही नहीं पाया। बोलकर वे चुप हो गई। हो नहीं पाया मतलब? राधिका आज जान लेना चाहती थी कि आखिर क्यों अब तक अंजना दी अकेली हैं, क्योंकि जिससे मैंने प्यार किया वह इंसान दगेबाज निकला, फायदा उठाया उसने मेरा सिर्फ। आज भी सोचती हूँ तो लगता है कितनी स्टूपिड थी मैं, जो उसे जान नहीं पाई। जानती हो राधिका, मैंने उसके लिए कितना त्याग किया। जब उसकी नौकरी छूट गई थी तब मैंने उसके सारे खर्चे हंसते हंसते उठाए। अपने परिवार के खिलाफ जाकर मैं उसके लिए लिविंग में रहने लगी और वह मेरी आंखों में धूल झोंक कर कई कई लड़कियों से संबंध रखता रहा। एक दिन आखिरकार उसका सच सामने आ गया तो मैं सन्न रह गई। पूछा उससे कि हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, शादी करके अपनी छोटी सी गृहस्थी बसाना का सपना देखा था ना, तो बेशर्मों की तरह हंसते हुए बोला कि उसका कई लड़कियों के साथ संबंध है, तो क्या वह सबके साथ शादी कर ले?
पागल थी मैं जो उसकी बातों में आकर अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर लिया। गई थी माँ पापा के पास अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने, पर उन्होंने मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा दे मारा, यह बोलकर कि मैं उनके लिए मर चुकी हूँ। बस अब तो सोच लिया है कि अकेली ही चलूँगी। अब अच्छा छोड़ो अब यह सब बातें। यह बताओ वह लड़का, अरे वही जो ऑफिस में तुम्हारे साथ काम करता है, क्या नाम है उसका? हाँ नवीन, कैसा लगता है तुम्हें? राधिका की आंखों में झांकते हुए अंजना ने पूछा तो शर्मा कर राधिका ने अपनी नजरें झुका ली। ना ऐसे शर्माने से थोड़ी ही चलेगा, बताना पड़ेगा बहन कि चक्कर क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। दी आप भी ना, ऐसी कोई बात नहीं है सच में। नजरें झुकाई राधिका मुस्कुराई। प्यार व्यार कुछ नहीं, बस दोस्ती है हमारे बीच, एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है हमें, और कुछ नहीं दी। राधिका बोली। और कुछ नहीं दी? मुंह बनाते हुए अंजना बोली। अरे पागली से ही तो प्यार कहते हैं, एक दूसरे का साथ अच्छा लगना, एक दूसरे की खुशी में खुश होना, एक दिन भी ना मिलने पर बेचैन हो जाना, यही तो प्यार है पगली। राधिका के गालों पर शर्म की लाली देख अंजना को एक शरारत सूझी। वैसे सुना है वह बंदा शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। क्या? पर आपको कैसे पता यह सब? उसे लगा शादीशुदा होते हुए भी कहीं वह लड़का उसे अपने जाल में तो नहीं फंसा रहा। अरे कल तुम ही तो नींद में बड़बड़ा रही थी। यह सब बातें बोलकर अंजना ठहाका लगाकर हंस पड़ी। मजाक कर रही हूँ। ओ दी, आपने तो मेरी जान ही ले ली। अपने दिल पर हाथ रख राधिका बोली। अरे वाह, अभी तो कह रही थी कोई प्यार व्यार नहीं है तुम दोनों के बीच, तो फिर यह क्या है? अंजना की बात पर वह लजा गई। वैसे एक रोज उसे खाने पर बुलाओ, देखे तो कैसा है अंजना को। राधिका के लिए नवीन एकदम सही लड़का लगा। हाँ, दोनों की उम्र में अंतर जरूर है, लेकिन प्यार में सब जायज़ है। नवीन को पूरी और आलू की भाजी बहुत पसंद है, इसीलिए आज उसके ही पसंद का खाना बन रहा था। राधिका ने पूरी बेल कर अंजना को दी तो उसे कढ़ाई में छोड़ते हुए अंजना बोली। यह अच्छा है राधिका जो तुम्हें नवीन जैसा जीवन साथी मिला। देखा मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार, लेकिन क्या नवीन के माता पिता भी तैयार है तुम दोनों के रिश्ते के लिए? नवीन के पापा नहीं है, माँ है और एक बड़ी बहन है जिनकी शादी हो चुकी है। मिल चुकी हूँ मैं उन सब से, कोई दिक्कत नहीं है उन्हें हमारे रिश्ते से। पूरी बेल कर अंजना के हाथों में पकड़ाते हुए राधिका बोली। फिर तो ठीक है, कोई समस्या नहीं, लेकिन एक समस्या है। कहीं समीर ने तुम्हें तलाक देने से मना कर दिया तो क्या करोगी फिर? राधिका की तरफ देखकर अंजना बोली। मगर उस दिन नवीन के साथ राधिका को देखकर समीर ने कैसे रिएक्ट किया था, यह नहीं बताई दी को? गुस्से से उबलते हुए कहने लगा कि उसे क्या लगता है वह उसे तलाक दे देगा ताकि वह इस नवीन से शादी कर सके? कभी नहीं, कभी वह उसे तलाक नहीं देगा। उस पर राधिका बोली थी, जैसा तुम ठीक समझो, लेकिन यह भी जान लो तुमने मुझ पर जितने भी जुल्म किए हैं ना, उसका एक एक सबूत है मेरे पास। और वह आस पड़ोस के लोग जिन्होंने रोज मुझे तुम्हारे हाथों मार गालियां खाते देखा है, क्या वे गवाही नहीं देंगे तुम्हारे खिलाफ? शादीशुदा होने के बाद भी तुम्हारे कई औरतों से संबंध है, वह भी बताऊंगी मैं पुलिस को। फिर तो तुम्हें जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। नौकरी तो जाएगी ही समझ लो, और तलाक तो मुझे वैसे भी मिल जाएगा। तो सोच लो फायदा किसका ज्यादा है, मेरा या तुम्हारा? और जब हमारे बीच अब कुछ बचा ही नहीं तो फिर नाम के रिश्ते क्यों ढोना? बोलकर राधिका लौट आई थी और वह देखता रह गया था। शायद उसे भी राधिका की बात समझ में आ गई थी कि इसमें ही उसकी भलाई है। कैसा लगा मैं तुम्हारी दीदी को? पसंद आया या नहीं? नवीन ने पूछा। क्यों पूछ रहे हो? राधिका बोली। मतलब उन्हें मैं पसंद आया या नहीं? नवीन बोला। तो क्या शादी मुझे करनी है तुमसे और तुम मुझे पसंद हो? जब अपनी आंखें बंद कर राधिका बोली तब एक टक से नवीन उसे निहारने लगा। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी।
वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।